नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और आपके बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों को इम्पैक्ट करने वाली जितनी भी न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए और उन्हें एनालाइज़ करेंगे, उनका कॉज़ क्या है, उनका इफ़ेक्ट क्या है। ऐसे वीडियोज़ अगर पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। शुरुआत करता हूं मैं आज के आर्टिकल से। एक ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले आज के आर्टिकल्स का। सबसे पहला आर्टिकल है आईफोन सेल्स लाइकली टॉप्ड 10 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया लास्ट ईयर। एप्पल यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कर रहा है साउथ एशिया में, और इंडिया स्पेसिफिकली वन ऑफ द बिग हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट है यहाँ पे। आप ये सोचो कि इंडिया जैसे मार्केट में एप्पल का स्मार्टफोन बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन रहा है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम आप सर्च कीजिए कितना है हमारा। तो क्या रीजंस हैं, क्या क्रेज है आईफोन का, हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस है इसकी वजह से ये अपने चार्ट्स पे नए रिकॉर्ड बना रहा है। January, electric car sales jumped 23% as MG Motor leads the charge. टाटा मोटर्स जो डोमिनेट कर रहा था इस टाइम पे ईवी मार्केट में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राइवल आ गया है उनके सामने, और वो है एमजी मोटर्स। 23% जंप आया इलेक्ट्रिक कार के सेल्स में, और यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? एमजी मोटर्स। तो एमजी चाइनीज कंपनी है, बट इनका जॉइंट वेंचर है इंडिया में जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ। India tops data usage per person, at least cost. 5G coverage in over 99% districts. इंडिया डेटा यूसेज पर पर्सन अगर आप देखेंगे, लीस्ट कॉस्ट पे है हमारे यहाँ इंडिया में, एंड 5G कवरेज भी हमने 99% डिस्ट्रिक्ट्स में कवर कर ली है। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 4% इन दिसंबर। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो होकर 4% पर आ चुका है दिसंबर में। तो क्या क्या रीजंस है स्लो डाउन के, कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा स्लो डाउन आया है, ये देखेंगे। ऑन ट्रैक टू अचीव 4% इन्फ्लेशन टारगेट बाय FY26। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, इसमें रीट्रेट किया गया कि इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली अलाइन करेगा 4% टारगेट के साथ। तो वी हैव टू सी कि इस साल हम अचीव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि रेट कट्स भी उतने ही जल्दी आएंगे। चाइना होम सेल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि स्टिमुलस का जो डर था कि भाई स्टिमुलस आ तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आने के बाद इसका इफेक्ट कुछ ही दिन तक रहेगा। The eagle has banded. Trump shakes a fist at BRICS, threatens 100% tariffs over dollar alternative. Members say no such plan. तो ब्रिक्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया, कहा कि 100% टैरिफ्स लगेंगे अगर डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वी हैव नो सच प्लान। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के आर्टिकल्स को। आईफोन सेल्स लाइकली टॉप 10 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया लास्ट ईयर। यूएस की कंपनी है एप्पल, एंड काफी बढ़िया बड़ा स्कोर कर रही है इंडिया में इस टाइम पे। अगर आप सेल्स की बात कर लो, वहां बहुत बढ़िया कर रही है, एक्सपोर्ट्स की बात कर लो, वहां बढ़िया कर रही है, मार्केट शेयर की बात करो, वहां बढ़िया कर रही है। कंपनी ने 11वें स्ट्रेट क्वार्टर में क्वार्टरली रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया है इंडिया में अपना। अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि आईफोन मेकर ने 10 बिलियन डॉलर्स का क्रॉस किया है, जहां पे 20% की ग्रोथ आई है। सीईओ टिम कुक ने पोस्ट अर्निंग्स कॉल में कहा था कि कंपनी ने एक ऑल टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड सेट कर दिया है इंडिया में ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। एंड उनका कहना है कि आई एम पर्टिकुलरली कीन ऑन इंडिया, मैं इंडिया में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और वहां पे वो और स्टोर्स ओपन करेंगे, उनका ये कहना है। आईफोन जो है वो टॉप सेलिंग मॉडल था इंडिया में फॉर द क्वार्टर। एंड कुक का कहना है कि जो अर्निंग्स कॉल थी विद द एनालिस्ट, उसमें ये बात हुई। तो सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है पूरी दुनिया का इंडिया, एंड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है किस चीज के लिए? पीसीज के लिए एंड टैबलेट्स के लिए भी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है अभी भी, एंड बहुत ही मॉडेस्ट शेयर है इनका इस मार्केट में। तो इनका कहना है कि बहुत सारा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से उन्हें नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आ रही है इंडिया में। एप्पल और नए रिटेल स्टोर्स लॉन्च कर रहा है कंट्री में, और इंडिया वर्जन लॉन्च करेगा एप्पल इंटेलिजेंस का अप्रैल में। तो एप्पल इंटेलिजेंस क्या है ना, एक पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है और हेल्प करता है आईफोन यूजर्स को कि वो वर्क कर सके, कम्युनिकेट कर सके और सिंप्लीफाई कर सके टास्क को। और एप्पल एक मेजर बेनिफिशियरी भी रहा है स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का। पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट की, मैं बता दूं, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इंडिया में एप्पल है इसका। और ये मैन्युफैक्चर करता है आईफोन किसके थ्रू?
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, जैसे फॉक्सकॉन हो गया, और अब टाटा ग्रुप द्वारा लीड किया जाने वाला वेस्टर्न एंड पेगाट्रॉन। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स अब टाटा के हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके की ग्रोथ हो रही है एप्पल की इंडिया में, डिस्पाइट कि हम एक बहुत ही, मतलब आप देखो कि कंपैरेटिवली हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है पूरी दुनिया के बाकी कंट्रीज से, जहाँ पे आईफोन ज़्यादा पॉपुलर है। तो स्टिल अगर आप देखेंगे, हम बोलते हैं कंजम्पशन कम हो रहा है, लेकिन आईफोन की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई इनकम ग्रुप वाले ही ले रहे होंगे इसे, कि $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो गया, नहीं। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग आईफोन बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तभी ये जो $10 बिलियन का फिगर है ये क्रॉस हो पा रहा है। सिर्फ अपर इनकम वाले लोग अगर करेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक स्टेटस सिंबल है इंडिया में, थोड़ी सुपरफिशियल थिंकिंग भी है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि वो बाय करेंगे मे बी, तो दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, मे बी ऐसा होता है, दे फील डिफरेंट। एंड बाकी देयर आर लॉट ऑफ ऐसे भी लोग होते हैं जो ठीक है कि यू नो मुझे फॉर एग्जांपल एक पूरा इकोसिस्टम चलाना है, तो मैं एप्पल का ही चलाऊंगा, एप्पल वॉच एंड फोन एंड फिर मैक एंड आईपैड। सो दिस आल्सो हैपेंस। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्या रीजन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लो कॉस्ट ईएमआई, तो शायद वो भी हो सकता है। January electric car sales slumped, jumped 23% as MG Motor leads the charge. जनवरी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल अगर आप देखेंगे 23% बढ़ी है, तो 10,454 यूनिट्स कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू वाहन पोर्टल डेटा। जो वाहन पोर्टल डेटा है ना, वो रिटेल सेल्स आपको दे देता है बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, और सिक्वेंशियल बेसिस पे 15% की ग्रोथ है। तो सिक्वेंशियल बेसिस क्या हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो होता है ना, वो होता है सिक्वेंशियल बेसिस, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है हमारा एक, ठीक है, पिछले साल से इस साल का अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो होता है ईयरली ग्रोथ। तो सर्ज जो आया है सेल्स में, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे एमजी मोटर इंडिया की बहुत बढ़िया रही है। 3 गुना ज्यादा कार्स बेचे इन्होंने, 3,970 के करीब इन्होंने कार्स बेच दी है। एंड यहाँ पे दो हमारे इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं मेजर, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, उन्होंने फिर से थोड़ा मार्केट शेयर लूज किया है। टाटा मोटर्स का ईयर ऑन ईयर सेल्स डिक्लाइन हुआ है बाय 20% टू 4,635 यूनिट्स, और एम का अगर आप देखेंगे तो 16% नीचे है। तो एमजी मोटर की जो सेल्स में जंप आई है ना, वो उसके नए प्रोडक्ट रेंज से आई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनहांस फीचर्स है, कॉमेट ईवी है, जीएस ईवी है, और न्यूली लॉन्च आया है वेंसर ईवी। तो काफी ऑप्शंस देते हैं, और 7 लाख से 26-27 लाख तक के इनके ऑप्शंस हैं। तो इतने छोटे दाम से शुरू होते हैं। देखिए, इंडिया में 90% कार्स आपको क्या लगता है कौन से बिकती होंगी, जो 10 लाख से कम की कार्स हैं। तो अगर आप ईवी 30 लाख की बना रहे हो ना, तो इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो इंडियन मार्केट कैप्चर करना, ठीक है। आप ऐसा कोई ईवी रेवोल्यूशन ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्स ही इतनी कम है कि उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं उस रेंज में। तो अलॉन्ग विद स्टैंड आउट अगर आप देखेंगे, इनका बैटरी एज अ सर्विस ही ऑप्शन देते हैं वेंसर ईवी में। जो ग्रोथ आया है फोर व्हीलर पैसेंजर सेल्स में, वो कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट किया जा सकता है एमजी वेंसर ईवी को। ये स्टैंड आउट कर रहा है, इसकी प्राइसिंग बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत स्पेशियस है, और एक इनोवेटिव मॉडल भी बना दिया है इन्होंने कि आप बैटरी एज अ सर्विस मॉडल ले लो, बैटरी के पैसे चुकाते रहना आराम से, आप कार ले लो अभी। तो लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी दे रहे हैं ये लोग, और इसके अलावा ऐसी भी चीजें दे रहे हैं कि आपको कार लेट्स से 60% रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो 5 साल बाद। तो ये सारी चीजें बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस कर दे रहा है लोगों का, कि भाई इसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं, बैटरी गई तो फिर 5 लाख की बैटरी कौन लगाएगा दोबारा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, क्वेश्चंस हैं, इन्होंने सोचा सारे प्रॉब्लम्स को और एक एक को आंसर किया और वो लोगों को पिच कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया है। तो ये जो फीचर्स हैं ये इफेक्टिवली एड्रेस करते हैं दो मेजर कंसर्न, एक ईवी बायर्स के लिए देखिए, एक तो रेंज एंजाइटी और एक रीसेल वैल्यू। और पोटेंशियल कस्टमर्स जो थे टाटा और महिंद्रा के, इसीलिए वो गए हैं किसके पास, एमजी के पास, और इतनी बड़ी ग्रोथ इन्होंने हासिल की है इस महीने। तो ईवी मार्केट ग्रो कर रहा है, एमजी यहाँ पे अब चार्ज लीड कर रहा है। अब टाटा मोटर्स जो चार्ज लीड कर रहा था वो आ गया है बैक सीट पे। तो टाटा एंड एम इनको क्विकली डाइवर्सिफाई करना होगा अपने ऑफरिंग को, और कम्पिटिटिव रहना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। एक टाइम पे नोकिया भी सबसे ज्यादा स्मार्टफोन फोन्स बेच रहा था, और अब हम उसका नाम भी नहीं सुनते हैं कभी। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मार्केट्स बहुत कम्पिटिटिव हैं, बहुत ब्रूटल है, एंड आपको डेली अपने आप को ना री इन्वेंट करना पड़ता है, ऐसा है। India tops data usage per person at least cost
5G कवरेज इन ओवर 99% डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया मोबाइल डेटा कंजम्पशन पर सब्सक्राइबर में लीड कर रहा है इस टाइम पे। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ भी है और थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी मुझे लगता है। और ये ऑफर कर रहा है मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स, पूरी दुनिया का सबसे अफोर्डेबल डेटा रेट्स हमारे यहाँ ही है। ये भी ऐड किया गया कि पैराडाइम शिफ्ट आया है इंडिया के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्पेस में, जहां अंडरस्कोर करता है ऑनगोइंग इफेक्टिव ट्रांजिशन। सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी इंपोर्टर थे, हम इंपोर्ट करते थे, अब टेक्नोलॉजी डेवलपर बने और फिर एक्सपोर्टर। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पे इतने बड़े ट्रांजेक्शन हमें नजर आए हैं, एक पूरा इफेक्टिव ट्रांजेक्शन है ये। सर्वे ने पैक किया कि इंडिया का जो एवरेज वायरलेस डेटा यूसेज है ना पर यूजर, 21 GB है पर मंथ एज ऑफ सितंबर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और कंट्री की जो अचीवमेंट है फास्टेस्ट 5G रोल आउट ग्लोबली, ये हमारे टेक प्रोवेस को दिखाती है, अंडरलाइन करती है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट इंडिया में ही हुए हैं। तो इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। स्मार्टफोन बूम आप देख सकते हो, सर्जिंग डेटा कंजम्पशन भी है। और जब टेक्नोलॉजीज आ गए हैं 5G, तो डेटा कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया स्टैंड करता है एज सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट इन द वर्ल्ड। करीब 1.18 बिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास। और ओवरऑल जो टेली डेंसिटी है वो 84% की है, एंड 941 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स की एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024। ये भी ऐड किया गया कि टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में इंडिया 10.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स मार्केट का कमांड करता है। तो हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया में। तो जो आईटी आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज है ना, यहाँ पे हमारी पकड़ बहुत अच्छी बनाई है हमने। देखिए काफी अच्छी पकड़ है, डबल डिजिट मार्केट शेयर है पूरी दुनिया का। तो इट दो आईटी दो सेट द डिमांड इलास्टिसिटी जो है पोस्ट और टेलीकॉम सेक्टर में, यहाँ पे ये लो रहा है एट 0.32 कंपेयर टू 1.86 फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे जो पोस्ट एंड जो टेलीकॉम सेक्टर है, इन्होंने हाई डिग्री ऑफ मार्केट सैचुरेशन अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए टेलीकॉम सेक्टर में काम तो हो रहा है मास में, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि अब ढाई कंपनियां हम लोग बोलते हैं, तीन कंपनियां नहीं है। वोडाफोन को आधा ही बोला जाता है इस टाइम पे जब कंसिडर किया जाता है। तो एक जो कंपटीशन था, जो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन होता है किसी भी सेक्टर में, जब नंबर ऑफ कंपटीटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो उसे ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है, जहां पे एक के पास ही पूरा मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट। ओलिगोपोली हो गया जहां पे एक दो या तीन, मतलब दो या तीन चार ऐसे कंपनीज हैं जो पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उसके प्राइस को एक साथ बढ़ाते हैं, एक साथ घटाते हैं, सारी चीजें एक साथ करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ओलिगोपोलिस्टिक नेचर बन गया है हमारे इंडस्ट्री का। तो जहां पे क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लोअर कॉस्ट रहता है, एंड प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया होते हैं ओलिगोपोली मार्केट्स में। और सेवरल टेलीकॉम कंपनीज भी जो है इंडिया में वो लेवरेज कर रहे हैं किसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि वो इंप्रूव करे अपनी सर्विसेज को। तो एआई इंप्रूव करता है कस्टमर सपोर्ट, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड टेलीकॉम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए। सर्वे ने ऐड किया जो बिल्ड करता है ऑन टॉप ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट बिग डेटा आर्किटेक्चर। एआई टच करता है अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क, फ्रॉम द कोर एंड द रेडियो टू द बिजनेस फंक्शंस ऑफ टेलीकॉम। और इंटरनेट ऐसी चीज है ना, अगर ये ग्रो करती है तो आप देखो कि कितने एंसिलरी सेक्टर्स हैं या दूसरे सेक्टर्स हैं वो उसके साथ बढ़ते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा डेवलपमेंट रहा है इंडिया के लिए पिछले 10 सालों में, जो इंटरनेट से रिलेटेड आया है। 4G से 5G में हमने ट्रांजिशन किया है, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंडिया में लाइफ बहुत बदली है, लोगों की बहुत ही ज़्यादा बदली है। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह है कोर सेक्टर के बारे में। कोर सेक्टर का ग्रोथ स्लो होकर 4% पर आ चुका है दिसंबर में। 7 सेक्टर्स 8 में से पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड कर चुके हैं दिसंबर में, और ये हाईएस्ट है सिंस अप्रैल। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो मॉडरेट होकर 4% पे आ चुका है दिसंबर में, अगेंस्ट 5.41% का ग्रोथ जो हमने पिछले साल रजिस्टर किया था सेम सेक्टर्स में। तो ऑन मंथली बेसिस अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ रेट इन प्रोडक्शन जो आया है सेक्टर्स का, वो लोअर है देन 4.4% एक्सपेंशन जो हमने पिछले नवंबर रिकॉर्ड किया था, 2024 के नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। और जो दिसंबर है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस आउटपुट, ये तो नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 1.8% पे गया है। तो कोर सेक्टर इंक्लूड करता है 8 इंडस्ट्री, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील,
सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए कोर सेक्टर बेसिकली हमारे इंफ्रा से रिलेटेड पूरा सेक्टर है, राइट? और इनमें से 7 सेक्टर्स 8 में से इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ अचीव किया है, रिकॉर्ड किया है दिसंबर 2024 में, और अप्रैल से लेकर अभी तक का ये हाईएस्ट डेटा है। जो प्रोडक्शन ग्रोथ है कोल का, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, फर्टिलाइजर का, स्टील का, ये मॉडरेट होकर हो चुका है 5.3%, 2.8%, 1.7% एंड 5.1% रिस्पेक्टिवली, अगेंस्ट 10.8%, 4.1%, 5.9% एंड 8.3% इन दिसंबर 2023। तो सीमेंट बढ़ा है 4%, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट बढ़ा है 5 मंथ हाई पर है, और 5.1% इन मंथ अंडर रिव्यू। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्टेड है बाय ऑनसेट ऑफ विंटर्स इन नॉर्दर्न रीजन्स, और ये लिफ्ट अप करता है पावर डिमांड को। तो जो ग्रोथ आया है कोर सेक्टर्स में 4.2% था अप्रैल से दिसंबर दिस फिस्कल, और 8.3% था ये सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का ग्रोथ काफी बेटर था। और जो 8 कोर सेक्टर है ना, ये इनका कंट्रीब्यूशन है 40% टू दी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो कोई पूछे कि इंडिया में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस क्वार्टर क्या चल रहा है, तो आप आईआईपी का डेटा देखते हो, और आईआईपी में 40% कंट्रीब्यूशन कोर सेक्टर का है। हमारे कोर सेक्टर्स बेसिकली जो कोयला हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, इसके अलावा रिफाइनरी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनके आउटपुट जो है ये कोर सेक्टर के आउटपुट्स हैं। तो अ, अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो प्रोजेक्ट कर रहा है कि 4 से 4.5% ग्रोथ जो होगा वो मिलेगा हमें कंज्यूमर गुड सेगमेंट की वजह से। एंड यहाँ पे फेवरेबल बेस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, आगे ग्रोथ बढ़िया रिकॉर्ड होगी। ऑन ट्रैक टू अचीव 4% इन्फ्लेशन टारगेट बाय FY26। अब ये है हमारे दिल की बात, ये तो हम चाहते ही हैं। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो रीइटरेट कर रहा है इन्फ्लेशन प्रोग्रेसिवली अलाइन करेगा टू 4% टारगेट्स। और जो सप्लाई साइड डी बॉटल नेकिंग है ना, इस पे फोकस किया जा रहा है कि हम डी बॉटल नेकिंग करेंगे। मतलब बॉटल नेक क्या होता है? आपने बॉटल के नेक को देखा है कभी? ढक्कन जहाँ पे हम लगाते हैं, काफ़ी छोटा-सा हो जाता है स्पेस वहाँ पे। तो कहीं न कहीं सप्लाई चेन में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि वो फँस जाए एक जगह पर आकर, बॉटलनेक यहाँ पे बन जाए, तो इससे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। फूड इन्फ्लेशन में भी जो स्पाइक्स आते हैं, वो स्पाइक्स भी इसीलिए आते हैं। तो एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन है, वो अलाइन कर जाएगा जो हमारे टारगेट्स हैं उनके साथ। ग्लोबली जो कमोडिटी प्राइसेज़ हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेज़ जैसे क्रूड ऑयल, मेटल, एनर्जी जितने भी हैं, तो ये डिक्लाइन होंगे ऐसा कहा जा रहा है। और इससे कोर और फूड इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा। लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबल रहेगा। रोबस्ट डेटा सिस्टम्स मॉनिटर करने के लिए हैं हमारे पास। और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स भी हम डेवलप कर रहे हैं जो क्लाइमेट से जिस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो क्रॉप डैमेज को हम कम करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हम कम कर पाएंगे इस साल पहले से ज़्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है ये प्रोग्रेसिवली अलाइन करेगा इन्फ्लेशन टारगेट के साथ ऑफ FY26। दिसंबर 2024 में अगर आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिवाइज किया है अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को फ्रॉम 4.5% टू 4.8%। और अज्यूमिंग अ नॉर्मल मॉनसून अगर आप देखें तो नो फर्दर एक्सटर्नल या पॉलिसी शॉक्स की अगर बात करें तो आरबीआई एक्सपेक्ट करेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2% को। तो अगर कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आया या पॉलिसी शॉक नहीं आया तो भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा 4.2% हमें दिख जाएगा FY26 का एवरेज। जो टारगेट है हमारा वो है 4% का, और 2% का यहाँ पे हमने बफर रखा है नेगेटिव या पॉजिटिव का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थोड़ा सा अलग प्रोजेक्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि इन्फ्लेशन रेट ना 4.4% रहेगा FY25 में, 4.1% रहेगा FY26 में इंडिया के लिए। एंड वर्ल्ड बैंक का जो कमोडिटी मार्केट आउटलुक है उनका कहना है कि कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में 5.1% से डिक्लाइन होंगे। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। और 1.7% से डिक्लाइन होंगे 26 में। तो सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि फोकस रिसर्च की ज़रूरत है ताकि आप क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स बना पाओ, वैराइटीज़ बना पाओ, यील्ड को इंक्रीज करो और क्रॉप डैमेज को कम करो, ताकि आप फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओ। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो आपको फूड सिक्योरिटी भी आप सस्टेन कर पाओगे, इर्रेस्पेक्टिव कि वेदर स्टेबल है या नहीं। क्योंकि देखिए वेदर पे अगर आप डिपेंडेंट है तो फिर आप पूरी तरीके से किस्मत पे डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ के लिए और इन्फ्लेशन के लिए। मतलब रादर देन आप पढ़ाई वढ़ाई करने के और इतना रिसर्च करने के, फिर आप बैठ के डेली प्रार्थना करो क्योंकि वो आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं हमें कम करना है, इस पे डिपेंडेंसी कम करनी है।
और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स वेराइटीज बनाने होंगे, यील्ड को एनहांस करना होगा, क्रॉप डैमेज को देखना होगा कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। और फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन बड़े आते हैं, टमाटर के दाम आप देखो, कभी तो 20 रुपए किलो, कभी 200 रुपए किलो, और इनके प्राइसेस भी ऐसे ही रहते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर लानी है ना हमें, तो हमें इंश्योर करना होगा कि वेदर को हम टैकल कर पाए। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि फार्मर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस पर, ताकि ये हाई ईल्ड यूज कर पाए, डिजीज रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज यूज कर पाए, और टारगेटेड इंटरवेंशंस कर पाए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए मेजर ग्रोइंग रीजन्स पे, जैसे पल्सेस हो गया, टमाटोज हो गए, अनियंस हो गए। And besides, it is it has called for implementing robust data collection। तो एनालिसिस जो है वो मॉनिटर करता है प्राइसेस को, स्टॉक्स को, स्टोरेज को, एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को, और ये बहुत ही एसेंशियल है इन वेरियस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। चाइना होम सेल्स अगर आप देखेंगे, ये फिर से डिक्लाइन हो रहा है। यस, चाइना में होम सेल्स डिक्लाइन हो रहा है जब स्टिमुलस इफेक्ट फेड हो रहा है। चाइना में मैंने आपको बताया था कि डिमांड को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने वहां पे $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लेके आएंगे, लोगों को पैसा देंगे, बैंक्स को पैसा देंगे, कंपनीज को पैसा देंगे, और बोलेंगे कि भाई खर्च करो, इकोनॉमिक में पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करो। आदमी ज्यादा खर्च करेगा, कंपनीज को फायदा होगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, राइट। तो चाइना का लेकिन जो रेसिडेंशियल सेल्स है वो फिर से नीचे आना शुरू हो गया जनवरी में, और ये सजेस्ट करता है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके पास अभी भी काफी मतलब सस्टेन रिकवरी में काफी टाइम लगने वाला है उसको। जो वैल्यू है न्यू होम सेल्स की फ्रॉम 100 बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज ड्रॉप हुआ है 3.2% फ्रॉम ईयर अर्लियर, एंड 227.6 बिलियन युआन पे आ गया, $31.4 बिलियन जो होता है, एंड फ्लैट रहा दिसंबर में। तो बीजिंग जो है वो स्ट्रगल कर रहा है कि रिवाइव कर पाए प्रॉपर्टी मार्केट को अमिड वीक डोमेस्टिक डिमांड। उनकी डोमेस्टिक डिमांड ही वीक है, जॉब सिचुएशन और खराब है वहां पे। जो हाउसिंग सेक्टर है उसने पिकअप किया है मॉडेस्टली ऑन द बैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, एंड जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो मोस्टली सेकेंड हैंड मार्केट में दिख रहे हैं, जहाँ पे बायर्स वरिड हैं, डेवलपर्स, कि भाई खत्म कर पाएंगे नहीं इन प्रोजेक्ट्स को टाइम पर, देंगे या नहीं फ्लैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो नए होम सेल्स हैं वो भी लाइकली लिंगरिंग चैलेंजेस देखेंगे 2025 में, एंड होम बायर्स का जो आउटलुक है अपने इनकम के लिए वो भी मटीरियली इम्प्रूव नहीं हुआ है। सेल्स इन जो यूज होम मार्केट में है वो स्क्वीज हो चुका है, नए रेसिडेंट सेक्टर को वो कंप्लीटली स्क्वीज कर चुका है। तो जनवरी फॉल जो है वो हो सकता है और वर्सन हो बाय अनफेवरेबल कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर। एंड जो लूनार न्यू ईयर हॉलिडे है जो फरवरी में होता है, इस साल ये 8 डे हॉलिडे कैलेंडर हॉलिडे जो है 28 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है, पहले ही स्टार्ट हो चुका है। काफी फेमस होता है वहाँ पे लूनार हॉलिडे। जो न्यू ईयर होता है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी दुनिया से, और चाइना ने अनलीश किया है एक राफ्ट ऑफ मेजर्स जहाँ पे बूस्ट करने को कह रहे हैं रेसिडेंशियल मार्केट को। रिसेंट मंथ्स में काफी कोशिश की इन्होंने, लेकिन हमें फिर भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। आप क्या करोगे यार, ये बताओ। आपने लोन इतने सस्ते दाम पर बोरिंग कॉस्ट को बिल्कुल कम कर दिया है, एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस पे भी बोरिंग कॉस्ट पूरे कम कर दिया है। कंजम्पशन के लिए तो ऐसा है कि एक सामान पे अगर आप खरीद रहे हो तो आपको सब्सिडी मिल रही है सामान खरीदने पे, और यहाँ पे बाइंग कर्व्स भी इन्होंने रिलैक्स कर दिए हैं बड़े सिटीज में, टैक्सेस कम कर दिया है होम परचेज पे। तो अब इससे ज्यादा अब चाइना के पास ऐसे प्रॉब्लम है जो अनप्रेसिडेंटेड है कि क्या करे पता नहीं, और ये हमारे लिए भी केस स्टडी होगा कि चाइना इससे कैसे बाहर निकल पाता है इस प्रॉब्लम से। द ईगल हैज बैंड इट। अब बात कर रहे हैं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ब्रिक्स की। यूएस प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से थ्रेटन किया, धमकी दी है कि मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा ब्रिक्स मेंबर्स पे इंक्लूडिंग इंडिया, अगर ऑल्टरनेटिव टू डॉलर ये लेकर आए। कहीं ना कहीं बहुत रेपिटेटिव चीज है ये बोलते हैं, अगर आप देखो ये आर्टिकल कितनी बार हमने पता नहीं पढ़ लिया है, बहुत रेपिटेटिव है, अपने दिमाग में कुछ सिनारियोज क्रिएट कर करके उसी का आंसर ये देते रहते हैं और लोगों को बड़ा पसंद भी आता है। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि इनसे इन्हें कमिटमेंट चाहिए जो सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, कि ये ना तो कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और किसी दूसरी करेंसी को भी ये बैक नहीं करेंगे माइटी डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, और अगर किया तो इन पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब 100% टैरिफ तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगाना पता नहीं क्या है, क्योंकि यूएस में अगर 100% टैरिफ लगाने लग गई यूएस तो उनका इन्फ्लेशन भी 100% बढ़ जाएगा, लोग वहां के सबसे ज्यादा परेशान होंगे। तो जो थ्रेट है वो आ रहा है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रपोज कर रहा है कि फरवरी में एक ट्रिप हो सकता है यूएस का। एंड जब ट्रम्प ने कॉल आउट किया चाइना को, ब्राजील को, इंडिया को, जो 3 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, कि आप भाई हाई टैरिफ चार्ज करते हो ऑलरेडी, ये भी कई बार बोल चुके हैं।
तो जो हाईली प्लेस्ड पीपल हैं, जो अवेयर हैं डेवलपमेंट्स के, उन्होंने ईटी को कहा है कि ना तो कोई प्रपोज़ल है कि कोई सिंगल ब्रिक्स करेंसी आएगी, ना कोई ऐसा ट्रेड हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प अपने ही दिमाग में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और उसका आंसर कर रहे हैं। मतलब वो खुद ही डॉज गन भी चला रहे हैं सामने, फिर खुद ही को डॉज करते हुए इमेजिन भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा टू एंड फ्रो कन्वर्सेशन चल रहा है। जो फोकस है इंस्टेड क्या है कि बायलैटरल जो टाइज़ हैं हमारे, वो इम्प्रूव हों, बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज़ हो नेशनल करेंसीज़ में ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स। एडिंग कि यूएस प्रेसिडेंट जो है, वो ग्रैंड पोस्चरिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स का खुद ये कहना है। और रियलिटी है कि मतलब जो ब्रिक्स करेंसी है, वो कई साल पहले डिस्कस की गई थी, अब एजेंडा में ही नहीं है अगर आप देखोगे। कज़ान समिट हुआ था 2023 में साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे सबने डिस्कस किया था कि नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शन को हम बूस्ट करें। जहाँ पे नेशनल करेंसीज़ की बात हुई थी कि हम एक-दूसरे की करेंसीज़ में ना ट्रेड कर पाएँ एक-दूसरे के साथ। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम एक नई करेंसी लॉन्च कर देंगे और फिर यूएस को चैलेंज करेंगे, नई डोमिनेटिंग करेंसी बनाएँगे। ये सब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, उल्टा इसे हम कई बार खारिज भी कर चुके हैं। इंडिया स्पेशली कर चुका है। हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया था सेम लाइन्स में कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वी डोंट वांट अ न्यू करेंसी, जो चीज़ें चल रही हैं वो बेटर है। एंड डॉलर यूसेज अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में, तो आप डेटा देखो ना, ये डर किस बात से रहे हैं? डॉलर यूसेज 80% से आकर के अब 90% पे पहुँच चुका है। दुनिया के 90 पहले अभी इस टाइम पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस पूरी दुनिया में परसेंटेज वाइज़ भी और वॉल्यूम वाइज़ भी डॉलर में हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप ही थ्रेट क्रिएट करके उससे लड़ रहा है। तो थोड़ा-सा ये डिल्यूज़नल है, बट ठीक है, हमारा काम है इसे पढ़ना और इसे डिबफ करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपकी फ़ीड में और ज़्यादा आएँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।